दल का नेता, जिसे राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष मान्यता देते हैं। इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। ये लोकसभा की कुल संख्या का 18% है। इस लिहाज से कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन पद की मजबूत हकदार है। कांग्रेस भी इस बार यही चाहती है कि कांग्रेस से राहुल गांधी इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने, लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने पर अपनी रजामंदी दी नहीं है। ऐसे में विपक्ष को भी ये इंतजार है कि कांग्रेस कब इस मामले पर अपने पत्ते खोलेगी। लेकिन इन सब के बीच क्या होगा कांग्रेस का अगला कदम, ये अपने आप में बेहद अहम होगा। क्या संसद में गूंजेगी राहुल गांधी की आवाज? सत्ता पक्ष से क्या राहुल जो लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में नजर आएंगे? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष बनेंगे राहुल गांधी? हालांकि आखिरी फैसला जो है वो राहुल गांधी खुद लेंगे। नेता प्रतिपक्ष के लिए नियम क्या कहता है? लोकसभा में 10% सीटों की जरूरत है। संसद में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए दरअसल 54 सीटें जो हैं वो होनी चाहिए। 2014 में कांग्रेस जो है वो 44 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इन सब के बीच 2019 में कांग्रेस 52 सीटें ही जीत पाई थी। संसद में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए 54 सीटों की जरूरत होती है। 2014 में कांग्रेस जो है वो 44 पर सिमट गई थी। 2019 में 52 सीटें थोड़ी सी बढ़ी थी और इस बार और बढ़ गई। लोकसभा में 10% सीटों की जरूरत होती है। संसद में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और इस बार कांग्रेस जो है वो 99 सीटें लेकर आई है। ऐसे में 2014 में खड़गे को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है वो चुना गया था। इस बार अधीर रंजन लोकसभा चुनाव हार गए। टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने उन्हें हराया। 2024 में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के जो कयास हैं वो और गहराते हुए दिख रहे हैं। 2014 में आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो है वो जिम्मेदारी मिली थी। लोक लेखा सार्वजनिक उपक्रम नेता प्रतिपक्ष कई चयन समितियों का सदस्य भी होता है, जैसे ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां, सीवीसी, सीआईसी में नियुक्ति करने वाली समितियों में भी नेता प्रतिपक्ष होता है। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर कांग्रेस जो है वो क्या राहुल गांधी का नाम आगे कर सकती है? नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर, केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन भत्ता व अन्य सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को 3,30,000 वेतन, 14 लोगों का स्टाफ। नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो ऑलमोस्ट कैबिनेट मंत्री के बराबर। 1952 में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का नियम बना। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर ने नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सीटें होना जरूरी है। 1977 में नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता कानून आया। संसदीय एक्ट 1977 में नेता प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी जो है वो सामने आई। 1952 में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर ने ये नियम बनाए। नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सीटें होना जरूरी है। इस बार कांग्रेस के पास जो है वो 18% सीटें हैं। संसदीय एक्ट 1977 नेता प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। 952 में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का सिलसिला शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर ने यह नियम बनाया। नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सीटें होना जरूरी है। ऐसे में इस बार कांग्रेस के पास जो है वो 18% सीटें हैं। कितनी महत्वपूर्ण और कितनी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी कह लीजिए, या फिर किस तरह से कांग्रेस इसमें अपना रुख साफ करती है, या कांग्रेस इसमें अपना एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी के नाम को आगे करती है, ये अपने आप में बेहद अहम होने वाला है। डॉक्टर राम सुभाग सिंह 17 दिसंबर 1969 में, 28 जुलाई 1970 कौन कौन नेता प्रतिपक्ष जो है अपोजिशन के लीडर जो है वो रहे हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। जगजीवन राम कदम 28 जुलाई 1979 से 22 अगस्त 1979 तक। डॉक्टर राम सुभाग सिंह 17 दिसंबर 1969 में बने थे। यशवंतराव चौहान 10 जुलाई को बने। यशवंतराव चौहान 23 मार्च 1977 तक बनाए गए। राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर तक बने। श्रीमती गंगा देवी 16 मई 1996 को बनाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी 1 जून 1997 से 4 जून 1991 तक ये कह सकते हैं कि वो बने। शरद पवार 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक। राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से
1990 तक बने। अटल बिहारी वाजपेयी 1 जून 1997 से 4 जून तक वो बनाए गए। देखिए, सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 को वो बनाई गई। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन कौन रहा है? लालकृष्ण आडवाणी भी 22 मई 21 जून 1991 तक रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी 24 दिसंबर 1990 से 13 मार्च तक रहे। कनिका कटियार हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। कनिका, लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर क्या संभावनाएं जो है वो नजर आ रही हैं? राहुल गांधी के नाम को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल अनन्या, जिस बात की आप जिक्र कर रही थी कि बहुत समय बाद कांग्रेस पार्टी के पास वो एक नंबर आया है जब कांग्रेस पार्टी तय कर पाएगी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो कौन होना चाहिए। राहुल गांधी की बात करें तो एक लंबे समय जब चुनाव पार्टी जीती है, हालांकि बीजेपी जीती है और कांग्रेस के पास एक अच्छा नंबर जो है वो आया है, उसके बाद पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो यही चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी संभाले। आज तक वो पार्टी के लिए निर्णय लेते आए हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब राहुल गांधी लोकसभा के भीतर बैठे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी संभाले। हालांकि राहुल गांधी ने पिछली सीडब्ल्यूसी की बैठक में जब एक प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें कहा गया कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बने, तो तमाम नेताओं के ऊपर जो है अलग अलग विचार करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग थोड़ा समय दीजिए, मैं इस बारे में सोचूंगा। हालांकि मैं अगर बताऊं तो जानकार सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष के फैसले को स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा हमारे सूत्र जो है वो हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो इस मायने में 2 डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए जाएंगे। पहले सिर्फ एक थे गौरव गोगोई, अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी की ओर से 2 डिप्टी लीडर जो है वो बनाए जा सकते हैं, जिसमें से पहला नाम है गौरव गोगोई का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव है, उनका नाम भी चर्चाओं में है। मनीष तिवारी जो कि पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक सांसद रहे हैं और तीसरी बार जो सांसद बन के आए हैं, एक अच्छे स्पीकर हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। इसके अलावा कुमारी सैलजा जो कि हरियाणा से सांसद बन के आई हैं, उनके नाम की भी चर्चा जो है वो पार्टी के भीतर चल रही है। इसके अलावा शशि थरूर, जिनको पार्टी में एक अच्छा इन्फॉर्मेटर कहा जाता है, एक अच्छा प्रेजेंटेटिबल पर्सन कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा देखा है हमने किस तरह से अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं। तो ये वो नाम है जिनको लेकर डिप्टी लीडर को लेकर जो है चर्चा चल रही है। हालांकि अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते हैं तो इस कंटेक्स्ट में पार्टी ये फैसला करेगी कि 2 डिप्टी लीडर जो हैं वो पार्लियामेंट में लोकसभा के भीतर होने चाहिए। हालांकि पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो है पद संभालें, ताकि जिस तरह से उन्होंने संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम सवालों पे जो है जवाब दिए हैं, तमाम सवाल खड़े किए हैं, जिस तरह से बीजेपी को बार बार कटघरे में खड़ा किया है, वही सेम परफॉर्मेंस राहुल गांधी की पार्लियामेंट के भीतर चाहते हैं नेता देखना। इसीलिए डिमांड तो इसी बात की है कि राहुल गांधी को बनना चाहिए। हालांकि इसका अभी फैसला नहीं किया गया है। हमारे सूत्रों का ये कहना है कि 22 तारीख तक, 22 या 23 तारीख तक जो है इसका फैसला किया जाएगा, उसका औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन सूत्रों का दावा ये भी है कि राहुल गांधी इस पद को स्वीकार कर सकते हैं। राहुल गांधी इस पद को स्वीकार कर सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से हाँ हो गई है। आखिरी फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया है कि वो उस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन के पास जो तमाम एक तरह से जिम्मेदारियां होती हैं, और चाहे वो तमाम एजेंसियों के जो हेड का चयन करने को लेकर हैं और जिसको लेकर तमाम आरोप लगते रहे हैं विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर, ऐसे में कितनी अहम ये जिम्मेदारी हो सकती है? और दूसरा, आने वाले वक्त में अब कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा 2014 में लगभग 44 सीटें, फिर 54 या 52 सीटें और इस बार 99 सीटें, कांग्रेस इस प्रदर्शन को काफ़ी अच्छा मान रही है, अच्छा प्रदर्शन रहा है। पिछले अगर हम 2014 से अब तक कंपेयर करें, 99 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी का नाम या राहुल गांधी किसी बात से इनकार करते हैं तो फिर अगला नाम कौन? क्योंकि हालांकि आप कह रही हैं कि लगभग हाँ है राहुल गांधी की तरफ से भी। देखिए, बिल्कुल मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहूंगी, दर्शक भी जानने के लिए उत्साहित होंगे। हमने 2014 का देखा, 2014 में कांग्रेस पार्टी को 44 सीट मिली और एक बैड परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत समय बाद देखने को मिली। हालांकि तमाम जो नेता है, पार्टी के भीतर की जो एक माहौल था उसमें एक निराशा का माहौल बना था। 2019 में कांग्रेस पार्टी के खाते में 53 सीटें आई, 53 सीट्स कांग्रेस पार्टी ने जीती। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 के मुकाबले वो जो बढ़ी हुई सीटें था, कहीं ना कहीं उसमें एक मनोबल बढ़ा। लेकिन इस बार का चुनाव 2024 में
99 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी की और बढ़ गई हैं। 3 निर्दलीय सांसद जो बिहार से, महाराष्ट्र से जीत के आए हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है। तो राइट नाउ अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो जो नंबर गेम है वो 102 का है। अब कांग्रेस पार्टी के पास 102 नंबर का जो आंकड़ा है वो आ चुका है। अब राहुल गांधी की बात करें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस फैसले के लिए अभी तैयार नहीं थे। जब उनसे पहली बार ये बात सीडब्ल्यूसी की बैठक में रखी गई और कहा गया तो उन्होंने पार्टी के तमाम नेताओं को कहा कि आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे सोचने का वक्त दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पार्टी का जो मुख्य तौर पे चेहरा है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पे आ जाते हैं और पार्टी में जो 2 मुख्य चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं। इस दौरान अगर हम एलओपी की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। सरकार जब जब कोई भी प्रस्ताव लेके आएगी, कोई बिल लेके आएगी, कोई चर्चा करेगी, उस वक्त संसद के भीतर एलओपी का होना जरूरी है। यानी कि आपको पूरा सेशन अटेंड करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक आपको लोकसभा हाउस के अंदर बैठना होगा। जब जब सरकार कुछ भी प्रस्ताव लाती है, कोई बिल लाती है या किसी मुद्दे की बहस होती है, चर्चा होती है, तो उस दौरान विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना पड़ता है, जिसका दायित्व वो बड़ा हो जाता है। और जिस दायित्व की हम बात कर रहे हैं उस दायित्व पे सवाल यही खड़ा होता है कि जब राहुल गांधी चुनावी प्रचार में निकलेंगे या पार्टी के किसी कार्यक्रम में बाहर जाएंगे तो उस चलिए कनिका, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल, लेकिन इन सब के बीच आपको बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का इतिहास भी। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर ने नियम बनाया, नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सीटें होना ज़रूरी है। 18% इस बार कांग्रेस को सीटें मिली हैं। संसदीय एक्ट 1977 के तहत जो है यशवंतराव चौहान 10 जुलाई 1979 से 28 जुलाई तक वो उस सन तक जो है वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आए। कनिका, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल कनिका, पहले आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, बिल्कुल हम लोग जिस पद की बात कर रहे हैं वो पद बहुत बड़ा है। आपने बताया कि एलओपी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है, और मैंने जैसे बताया दर्शकों को कि तमाम जो एलओपी के जो पद होते हैं या एलओपी के जो कार्यक्रम होते हैं, जो फैसले उन्हें करने होते हैं, किस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है नेता प्रतिपक्ष की। जब जब सरकार कोई बिल रखेगी, कोई बात रखेगी, कोई डिस्कशन होगा, तब नेता प्रतिपक्ष का संसद के भीतर होना बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी इसीलिए इस पद को स्वीकार करने से थोड़ा पीछे हट रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तमाम देश विदेश के कार्यक्रम होते हैं और इसके अलावा पार्टी के जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं वो राहुल गांधी वहां जाते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में अगर राहुल गांधी बाहर जाएंगे तो फिर कैसे संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक खेमे में इस बात की चर्चा चल रही है कि अगर राहुल गांधी इस पद को स्वीकार करते हैं, हालांकि पार्टी चाहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे तो हंसी मजाक में राहुल गांधी को कहा था कि अध्यक्ष के नाते मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको पद स्वीकार करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो हंसी मजाक में सब कुछ हुआ है, लेकिन अगर राहुल गांधी स्वीकार करते हैं तो इस कंटेक्स्ट में एलओपी बनेंगे राहुल गांधी, उसके अलावा 2 डिप्टी लीडर जो है वो कांग्रेस पार्टी बना सकती है, जिसमें गौरव गोगोई, शशि थरूर, मनीष तिवारी और कुमारी सैलजा का नाम चल रहा है। अब फैसला राहुल गांधी को करना है। हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि लगभग 22 और 23 के बीच में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि 24 से पहला संसद का जो सत्र है उसकी शुरुआत होगी। तमाम सांसद जो है वो शपथ लेंगे, उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। और हम जिस पद की बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका एलओपी की बनती है। इसीलिए ये फैसला करने में कहीं ना कहीं गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को समय लग रहा है। लेकिन जितना मुझे लगता है, जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की, चुनाव पूरा कैंपेन संभाला है, अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी बहुत अग्रेसिव पिच पे है और अग्रेसिवली जो है वो लगातार गवर्नमेंट को टारगेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये पॉसिबल है, और हमारे जो सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस पद को स्वीकार कर सकते हैं। और अगर राहुल गांधी इस पद को स्वीकार करते हैं अनन्या, तो 2 डिप्टी लीडर जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से, यानी कि विपक्ष की ओर से वहां बनाए जाएंगे। लेकिन वो 2 चेहरे कौन होंगे, और एक चेहरे की बात करें तो गौरव गोगोई की बात मैं इससे बार बार करती हूँ, क्योंकि पिछले परफॉर्मेंस की बात करें तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था सरकार के खिलाफ पिछले सेशन में, तो गौरव गोगोई की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वो एक अच्छे स्पीकर के तौर पे जो है सरकार को घेरते नजर आए थे। वहीं मनीष तिवारी की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें, शशि थरूर की बात करें, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो खुलकर अपनी बात को आगे रखते हैं और लगातार सत्ता पक्ष को घेरते रहते हैं। तो ये वो नाम है जिन पे चर्चा
चर्चा डिप्टी लीडर के लिए हो सकती है इन केस ऑफ दैट अगर राहुल गांधी स्वीकार करते हैं। ठीक है, आपसे अपडेट लेंगे आगे भी खबर पर, लेकिन इससे पहले दर्शकों को खबर दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद देश में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। पीएम मोदी के साथ साथ उनकी कैबिनेट में शामिल सांसदों ने भी शपथ ले ली है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद एनडीए सरकार ने मंत्रियों के विभाग भी फाइनल कर दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। जेपी नड्डा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद अब बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलती है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा के बीच कई नामों की चर्चा तेज है। कौन कौन है इस रेस में, चलिए हम आपको दिखाते हैं। कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? दलित, महिला या ओबीसी? क्या आरएसएस से भी होगा गहरा नाता? केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब लोगों की निगाहें बीजेपी के नए अध्यक्ष पर जा टिकी हैं। सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं आम हैं। जेपी नड्डा के मंत्री बनने के बाद से कई नेताओं के नाम भगवा पार्टी के इस सर्वोच्च पद के लिए उछाले जा रहे हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसकी प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है। खबर ये भी है कि बीजेपी ओबीसी, दलित और महिलाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के बारे में फिर से सोच सकती है। सियासी हलकों में इस चर्चा है कि जिस व्यक्ति की आरएसएस से गहरे संबंध होंगे उन्हें ही इस पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। और आइए अब ये जान लेते हैं कि इस रेस में किस किस नेता का नाम शामिल है। विनोद तावड़े के नाम की भी चर्चा। वर्तमान में वो बीजेपी के महासचिव हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं तावड़े। बीएल संतोष के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महासचिव हैं तावड़े युवा होने के साथ साथ पार्टी संगठन को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। विनोद तावड़े मराठा हैं। ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण की चर्चा। लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। लक्ष्मण तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुनील बंसल भी रेस में। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का नाम भी शामिल है। सुनील बंसल वर्तमान में महासचिव हैं। सुनील बंसल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा राज्यों के इंचार्ज भी रह चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य और भैरव सिंह शेखावत के शिष्य ओम माथुर का नाम भी शामिल है। ओम माथुर को अपनी बात कहने के लिए जाना जाता है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी महिला को भी सौंपने पर विचार कर सकती है। बीजेपी स्मृति ईरानी को अपना मुखिया बना सकती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी में कैसे होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। मंडल में राष्ट्रीय और राज्य परिषदों के सदस्य, राज्य के निर्वाचक मंडल के कोई भी 20 सदस्य, ऐसे व्यक्ति का प्रस्ताव जो 4 कार्यकालों तक सक्रिय सदस्य रहा हो। व्यक्ति की सदस्यता 15 साल की हो। संयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 राज्यों से आना चाहिए। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष को लेकर ऐसी अटकलें भी हैं कि बीजेपी किसी महिला को पार्टी मुखिया बना सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी लगातार 3 जीत में महिला मतदाताओं को निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। अभी तक किसी महिला ने बीजेपी का नेतृत्व नहीं किया है। बीजेपी संगठन में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए व्यापक संपर्क अभियान की योजना बनाई जा रही है। महिला कोटा अधिनियम के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संभवतः 2029 के लोकसभा चुनाव तक इसे लागू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कौन कौन से नाम जो है वो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अब आपको विनोद तावड़े के बारे में जरा विस्तार से समझाते हैं। आखिरकार विनोद तावड़े जो है वो किस बैकग्राउंड की बात करें तो विनोद तावड़े के नाम की भी चर्चा है। विनोद तावड़े का नाम लिस्ट में सबसे आगे बताया जा रहा है। तो कौन कौन इस रेस में शामिल है? बीजेपी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है? वर्तमान में वो बीजेपी के महासचिव हैं विनोद तावड़े की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में बीजेपी के महासचिव हैं। सबसे आगे जो है वो विनोद तावड़े का नाम ही चल रहा है। सामने तस्वीर भी आप उनकी देख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं विनोद तावड़े और कई बार संगठन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो संगठन में भी काफ़ी बड़े नेता जो हैं वो माने जाते हैं, अच्छी छवि के नेता माने जाते हैं। बीएल संतोष के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली महासचिव हैं तावड़े। बीएल संतोष के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली महासचिव हैं विनोद तावड़े और विनोद तावड़े जो हैं वो इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं।
तावड़े युवा होने के साथ पार्टी संगठन को बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, पार्टी और संगठन के बीच जिस तरह का एक बैलेंस होना चाहिए उसे काफ़ी अच्छे से विनोद तावड़े जो हैं वो समझते हैं और यही वजह है कि विनोद तावड़े के नाम की चर्चा जो है वो सबसे ज़्यादा है। रेस में वो सबसे आगे चल रहे हैं। ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण के नाम की भी चर्चा है। देखिए, ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण के नाम की भी चर्चा जो है वो चल रही है। के लक्ष्मण भी दूसरे नंबर पर, अगर हम जब नाम की बात करते हैं तो के लक्ष्मण जो हैं वो हैं। लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं के लक्ष्मण। और इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का नाम, देखिए सुनील बंसल का जो नाम है वो भी इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल के अलावा क्या कोई महिला भी हो सकती है? सुनील बंसल वर्तमान में महासचिव हैं और इसके साथ साथ मनोहर केसरी इस पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी से भी ज़रा समझना चाहेंगे। मनोहर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा के बाद ये पद खाली हो गया है, सबसे आगे कौन सा वो नाम है जो ये कह सकते हैं सुनील बंसल हैं, के लक्ष्मण हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें विनोद तावड़े, जिनको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले नंबर पर उनका नाम चल रहा है, क्या चल रहा है अंदर खाने में, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? देखिए, अगर हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें कि कौन होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसे लेकर के मंथन का दौर जारी है। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए और क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चुनावी प्रक्रिया होती है। हालांकि बीजेपी के अब तक के इतिहास में चुनाव की नौबत नहीं आई, सर्वसम्मति से जो है सो अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में कौन कौन शामिल हैं, तो सबसे पहला नाम सुनील बंसल का है, जो नंबर 1 पे माने जा रहे हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी रहा है कि वो एबीपी से आते हैं। अगर केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें तो वो भी एबीपी से आते हैं। आरएसएस के कई लोग हैं जो एबीपी में पहले भी रह चुके हैं। तो और सुनील बंसल कई राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने संगठन का काम देखा है, तो संगठनात्मक दृष्टि से भी उनका अनुभव रहा है। वहीं विनोद तावड़े हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ओम माथुर हुए। तो ये लोग कई ऐसे नाम हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं और इनके नामों को लेकर के कब मुहर लगेगा, इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि अब देखना होगा जो पार्लियामेंट्री जब जनवरी में पार्लियामेंट्री बोर्ड के या बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे, तो उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये अधिकार दे दिया गया था कि वो इसके बारे में डिसाइड करेंगे। तो जल्द पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद फैसला हो जाएगा कि हमें कार्यकारी अध्यक्ष चुनना है या फिर हमें चुनावी प्रक्रिया में जाना है। क्योंकि इसके लिए सबसे पहले अगर चुनावी प्रक्रिया में जाएंगे तो सबसे पहले होता है क्या, सदस्यता अभियान की शुरुआत होती है। उसके बाद जिले में जो है सो जिले परिषद की चुनाव होता है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रदेशों में परिषद का चुनाव होता है। फिर प्रदेशों के